दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ओवरव्यू देखा था। हमने उसकी हिस्ट्री को जानने का कोशिश किया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का शुरुआत हुआ होगा। उस नजरिए से उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज के ऊपर। चार्ज क्या है इसे हम समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो चार्ज के ही इर्द गिर्द घूमे। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्ज को पढ़ते हैं कैसे रूप में, जब वो रेस्ट पे रहता है, जब वो शांत रहता है, कहीं पड़ा हुआ रहता है, उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। वही चार्ज जब दौड़ने लगे, भागने लगे, मूव करने लगे, नाचने लगे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो, चार्ज को ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चार्ज क्या है इसे समझना। तो इसे समझने के लिए आपको एटम के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो एटम क्या है इसे आप 9-10 में हालांकि देखे होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। दुनिया में बहुत से तरीके के चीज जिसे हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, दुनिया में वो हर चीजें जिसे आप तौल सको, जिसे आप नाप सको, जिसका कुछ वजन है, भले ही वजन वो बहुत कम आए, मिलीग्राम में आए या उससे भी छोटे यूनिट में आए। ठीक है, वो किससे बना होगा? उसका जो एलिमेंट्री पार्ट होगा, वो जिन चीजों से मिलकर बना होगा उसे हम कहते हैं एटम। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्ट होता है वो होता है एटम। एटम को जब खोला गया, तोड़ा गया, उसके अंदर देखा गया कि क्या होता है, तो पता चला इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। एटम कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये आप सर्कल इसे समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, इसे आप एक फुटबॉल समझ सकते हो कि गेंद, गोल सा गेंद या गोला आप समझ सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये लोग कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, लगातार मोशन कर रहा होता है। प्रोटॉन कहीं एक छोटा सा इलाका होता है सेंटर में, एटम के कहीं सेंटर में एक छोटा सा इलाका होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है। उसी सेम इलाका में न्यूट्रॉन भी होता है। इस इलाके को हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं मानो इन दोनों को चिपका दिया है कोई। ठीक है, कोई फेविक्विक से मानो एक दूसरे को चिपका के न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। तो जब भी यहां से कुछ पार्टिकल्स को आपको निकालने को कोई कहे, तो आप इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो बाहर में लगातार मूव कर रहा होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? एक छोटे से इलाके में ठुसे हुए और एक दूसरे के साथ पकड़े हुए हैं। तो अगर आप प्रोटॉन को निकालने खोजोगे ना, तो पूरा का पूरा न्यूट्रॉन, पूरा का पूरा न्यूक्लियस बाहर आने का प्रयास करेगा। ठीक है, हालांकि इसको हम और डिटेल में जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जहां जहां होते हैं उसके आधार पर एक आप एजम्पशन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी है। अगर किसी चीज को ऐसे रब करते हो ना, किसी भी मटेरियल को, जैसे इसको मैं इस प्लास्टिक को अपने शरीर में या कहीं भी रब करूंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं इसके एटम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतना इजी होता है निकालना। समझ रहे हो बात को? लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम नहीं निकाल पाओगे। तो जो भी चीजें करेगा, जो भी बदमाशियां करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा। ठीक है, अब एक चीज को मैं जो बताने जा रहा हूं इसे कहीं टैटू वैटू करवा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दुनिया में दो ही तरीके के चार्ज है। दुनिया में दो ही तरीके के चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है और दूसरा चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यहां गौर कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज होता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होता है। समझ रहे हो बात को? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज को नापने का तरीका, जरिया, यूनिट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। समझ रहे हो बात को? इंटरेस्टिंग बात यहां गौर कीजिएगा, इन दोनों के जब आप मास डिफरेंस निकालोगे ना,
तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन। कितना गुना पता है? 1800 गुना भारी होता है प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से। फिर भी इन दोनों के चार्ज सिमिलर है। देख रहे हो, इसका जो क्वांटिटी है वो सिमिलर है दोनों के लिए। है ना इंटरेस्टिंग बात? इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब कहीं भी पूरे दुनिया में, क्लासिकल वर्ल्ड में, एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपको आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, या आधा प्रोटॉन नहीं मिलेगा, या 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक पूरे नंबर्स में मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 1000, 10,000, इस तरह पूरे नंबर्स में आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देखने को मिलेगा। तो जो चार्ज इसके ऊपर है वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे उसके आधार पर ये चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इससे आप एक अंदाजा लगा लोगे कि चार्ज इसी के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी का साइंस में एक सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया गया है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। हालांकि जब आप क्वांटम वर्ल्ड में इंटर करोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने का कोशिश करोगे, वहां हमने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा है, ठीक है। लेकिन इन जनरल इस वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में, आपको आधा इलेक्ट्रॉन कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज ऑफ चार्ज, है ना। इसी नंबर के मल्टीपल में जो चार्जेस देखने को मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइज ऑफ चार्ज। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या कहा था? दो ही तरीके के चार्ज पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और दूसरा प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं एक चीज। मान लेते हैं एक छड़ है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं एक छड़ है। ये छड़ क्या करता है? किसी चार्ज को या तो धक्का देता है या तो खींचता है, यानी उस पर एक बल लगाता है। बल किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लेते हैं ये चार्ज के ऊपर एक बल लगाता है। हमारे पास कितने प्रकार के चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और दूसरा प्रोटॉन के ऊपर। अब एक एक करके यहां रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं यहां रखते हैं, तो देखते हैं कि ये इसको धक्का लगा रहा है, इसे पुश करने का कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। ये एक ऐसा रॉड है जो चार्ज के ऊपर धक्का या फोर्स किसी तरीके का लगा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखा, हमने देखा, पाया कि ये चार्ज इसे ऐसा कर रहा है कि पुश करने का कोशिश कर रहा है, धक्का देने का कोशिश कर रहा है। सेम पॉइंट पे जब आप प्रोटॉन को रखोगे तो ये इसे खींचने का कोशिश करेगा। सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था जबकि प्रोटॉन यहां आएगा। समझ रहे हो बात को? एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को रखें, एक ही पॉइंट पे प्रोटॉन को रखें, लेकिन ऐसा लग रहा है ये भेदभाव जैसा कि ये छड़ इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का कोशिश कर रहा है और प्रोटॉन को अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। इन दोनों के साथ एक भेदभाव कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब भी बात डायरेक्शन को लेके आएगी, ठीक है, अगर एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है और उन दोनों के बीच 180 का एंगल बन रहा है, कितना? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम एक चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं और दूसरे चीज को नेगेटिव ले सकते हैं। ये कहता है आपका मैथ। सिंपल सा मैथ है। अगर एक चीज उधर जा रहा है सेम पॉइंट से, एक चीज इधर आ रहा है सेम पॉइंट से, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, तो आप किसी भी एक चीज को पॉजिटिव ले सकते हैं, दूसरे चीज को नेगेटिव ले सकते हैं। तो हमने बाय डिफॉल्ट, या हमारे साथ एक हादसा ही समझ लो हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना लिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव माना, ठीक है। तो जो दो चार्ज मैंने बताए थे कि दुनिया में दो ही तरीके के चार्ज हैं, वो एक को नेगेटिव बोलते हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं। यहां एक चीज और गौर करना कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज का होना ये बड़ा ही बेतुका सा लगेगा, या प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना ये भी बेतुका सा है, ठीक है। हमने वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार, हमने मैथमेटिकल टर्म में चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो एक को हमने नेगेटिव कहा है और उसी के कारण बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉजिटिव हो गया। उस दौर में अगर फ्रैंकलिन भाई साहब अगर प्रोटॉन को नेगेटिव मानते तो क्या होता? तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाता। अगर ऐसा होता तो आप एक जगह फंसते नहीं। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे ना तो वहां एक जगह फंसोगे, ठीक है। और वो फंसते इसलिए हो डायरेक्शन की वजह से, है ना।
तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाता। हालांकि तब तक बहुत चीजें, जब चार्ज का नामकरण हुआ, जब खोज हुआ, तब तक बहुत चीजें बन चुके थे, इसलिए हमने बाद में इसे चेंज नहीं कर पाया। तब तक बैटरी बन चुके थे और चीजें हो चुके थे, जिसकी वजह से हमने इसे चेंज नहीं कर पाए, नहीं तो हम चेंज कर देते ताकि वहां जाके नहीं फंसते, है ना। अगर आप चाहोगे, अगर अच्छे से आप कैलकुलेशन आपको आता है, तो आप प्रोटॉन को नेगेटिव मान के भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो हमने क्या करा है, अपने कन्वीनियंस के लिए एक को पॉजिटिव माना है, एक को नेगेटिव माना। एग्जैक्ट में अगर कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना, ये थोड़ा सा वेयर सा लगेगा, है ना, एग्जैक्टली नहीं होता है। हमने वो माना है, ये बात कहीं आप टैटू वैटू करवा लो कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसके अंदर नेगेटिव चार्ज का होना, ये थोड़ा सा बेवकूफी होगा। हमने नेगेटिव पॉजिटिव को मैथमेटिकल टर्म में, है ना, अपने कन्वीनियंस के अनुसार डायरेक्शन के लिए, कि एक का डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है, अगर उसको हम पॉजिटिव लिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने एक को पॉजिटिव माना और दूसरे को नेगेटिव माना। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा सवाल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज, इसे भी आपको याद करना है, ये चीज आपको परेशान करेगा आगे चल के। एक एटम, ठीक है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक ही प्रोटॉन उसके अंदर होता है। कहने का जो मेन मकसद है कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाह रहा है तो दूसरा इधर जाना चाहेगा, तो ये पूरा टोटली एक एटम क्या होगा, न्यूट्रल जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों चार्ज कैसे हैं, सिमिलर है, लेकिन बस उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है। ये पूरा का पूरा सिस्टम, एक एटम कैसा दिखेगा, आपको न्यूट्रल दिखेगा, है ना। आपको लगेगा कि कोई चार्ज अंदर है ही नहीं। चार्ज तभी आपको दिखेगा जब इनके बीच अनबैलेंस क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी उसके अंदर होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 10 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन होंगे। तो हर एक कंडीशन के लिए एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है। तो ये एक दूसरे से मिल के क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रल रखेगा। इसमें चार्ज तभी आ सकता है जब इन दोनों के बीच अनबैलेंस क्रिएट हो। अनबैलेंस कैसे क्रिएट हो सकता है? इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल लें या तो इलेक्ट्रॉन को डाल दें। इन दोनों के बीच अंतर कैसे पैदा कर सकते हो? प्रोटॉन को हमने देखा था कि वो सेंटर में होता है, और प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को अंदर डालना ये बहुत टफ काम होगा। हम जब भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डाल दो, तब अनबैलेंस क्रिएट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल लो, तब अनबैलेंस क्रिएट होगा। जब अनबैलेंस क्रिएट होगा तब वो एटम क्या होगा, चार्ज हो जाता है, और उस चार्ज एटम को हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। ठीक है। अब दो केस पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन को डालो, देखते हैं क्या होगा। एक मान लेते हैं एटम, हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल रहे हैं। मान लेते हैं इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। तो ये क्या था, अपने आप में न्यूट्रल था। अब हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब क्या हो गया, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 प्रोटॉन हो गए। अब क्या देख, आपको यहां से देखने से एक आइडिया मिल जाएगा कि ये दोनों अनबैलेंस हो चुके हैं, है ना। इन दोनों के बीच एक का अंतर है, एक का डिफरेंस, और जो ज्यादा आपको दिख रहा है वही डिफरेंस यहां दिखने लगेगा। कितना ज्यादा? एक ज्यादा। समझ रहे हो? इन दोनों के अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक। कौन सा ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज हमने डिसाइड किया है, नेगेटिव। तो एक नेगेटिव यहां आपको दिखने लगेगा। ये पूरा का पूरा आइटम आपको ऐसा लगेगा कि एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब क्या होता?
तब 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5 प्रोटॉन हो जाएंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसा 2? नेगेटिव 2, क्योंकि बड़ा कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने कैसा डिसाइड किया है? नेगेटिव चार्ज। तो ये एटम आपको ऐसा दिखेगा कि 2 नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर डालते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। कैसा चार्ज हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। केस नंबर दूसरा, किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये है एटम, इसके अंदर मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन होंगे, और ये एटम अपने आप में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हम निकालते हैं, निकालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे और प्रोटॉन 12 का 12 ही होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एक है, यानी एक चार्ज शो होगा। कैसा चार्ज शो होगा? जो ज्यादा बड़ा दिख रहा है इन दोनों में, बड़ा कौन है? प्रोटॉन है। तो ये आपको पॉजिटिवली 1 दिखने लगेगा, या ऐसा दिखेगा मानो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, अगर यही चीज 2 इलेक्ट्रॉन या मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर लेके चला गया, यहां से हमने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तब क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसा चार्ज? जो सबसे बड़ा है। बड़ा कौन है? 12 है। 12 में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको 4 चार्ज जैसा पॉजिटिवली बिहेवियर दिखाने लगेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन में जब हमने इलेक्ट्रॉन को डाला या इलेक्ट्रॉन को निकाला, दोनों कंडीशन में प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ है। चेंज कौन सा हुआ है? इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है। और यहां कैसा चार्ज क्रिएट हो गया था? नेगेटिव चार्ज। ये एटम कैसा शो कर रहा था? नेगेटिव। ये एटम कैसा शो करने लगा? पॉजिटिव। इस तरीके से हम चार्ज क्रिएट करते हैं। कोई चार्ज नेगेटिवली कैसे क्रिएट होता है, कोई चार्ज पॉजिटिव कैसे क्रिएट होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी के अंदर, यानी किसी एटम के अंदर डालते हैं, तो वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वही चीज अगर इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकाले तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसी तरीके से चार्ज बनते हैं या चार्ज डिफरेंस क्रिएट होते हैं अनबैलेंस की वजह से, है ना। कहीं एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं हो रही, वहीं से सारी चीजें निकल रही है और वहीं जा रही है ना। तो उससे बैलेंस की वजह से, चार्ज जब बैलेंस होता है, ध्यान दीजिएगा एक और चीज, एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितने चार्ज होंगे? नेगेटिवली 12, और प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिवली 12। लेकिन ये पूरे के पूरे एक दूसरे को ऐसे कैंसल आउट या बैलेंस करके रखते हैं कि कोई चार्ज शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस क्रिएट होता है, वैसे ही चार्ज शो करने लगता है ना। उसी तरीके से चार्ज पैदा होता है। एक और चीज जाते जाते मैं बता देता हूं, जब भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो दो चार्जेस के बीच एक फोर्स लगने लगता है। न्यूट्रल एटम के बीच कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर चार्ज एटम, जिसे हम आयंस कहते हैं, उनको अगर पास लेके आओ तो उनके बीच एक फोर्स लगने लगेगा। इस फोर्स का नेचर 2 तरीके का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगले पार्ट में देखेंगे, जहां हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।